Yes, good evening everyone. Welcome to the first in class and today we are going to learn about animal tissues. ठीक है, हम जो अपना लास्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. सो एनिमल टिश्यूज की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक छोटा सा ब्रीफ हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज टिश्यू? यस, कोई मुझे बताएगा कि टिश्यू क्या होता है? यस, कैन एनीबडी टेल मी? कोई भी बताएगा? वेट अ मिनट. ओके, चलिए. सो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट टिश्यू. यहाँ पे आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द एनिमल टिश्यू. आज हम किसकी स्टडी करेंगे? वी आर स्टडी अबाउट द यस ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस. गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल टिश्यूज. अब एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं तो डेफिनेटली एनिमल टिश्यूज से पहले हमें पता होना चाहिए टिश्यू क्या होता है. नॉर्मली हम बोलते हैं दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. बट अगर हम सिर्फ टिश्यू को इतना सा डिफाइन करें कि अगर हम टिश्यू के लिए क्या बोल रहे हैं दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टिश्यू. इसको हम टिश्यू कंसिडर नहीं कर सकते. हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम सिर्फ इतना सा बोले कि ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर हम ग्रुप ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं तो वो टिश्यू नहीं होता क्योंकि सेल्स का ग्रुप तो किसी का भी हो सकता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ अमीबा सेल्स तो क्या वो टिश्यू कहलाएगा? If we are talking about the amoeba cells, अमीबा के बहुत सारे सेल्स है जो एक साथ कलेक्ट हो गए हैं तो क्या वो टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा? यस और नो? यस, नहीं करेगा. राइट. सो बेसिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ सेल्स, इन ग्रुप ऑफ सेल्स का क्या होना चाहिए? डेफिनेटली एक कॉमन ऑरिजिन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एक कॉमन ऑरिजिन यहाँ पर होना चाहिए और परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, या एक फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, यानी कि पूरे अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ करें. राइट. अब आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं, बिल्कुल सब जो है लय ताल सबकी एक जैसी होनी चाहिए. अगर इस तरीके से ये काम करता है यानी कि ये क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है एक फंक्शन को कोऑर्डिनेटेड मैनर में, अ फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, तो इसको हम क्या कहलाते हैं? इसको हम बोलते हैं टिश्यूज. बट हियर हमें यहाँ पे टिश्यूज के बारे में बात नहीं करनी. हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल टिश्यूज. हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं. बट जब टिश्यूज की बात आती है, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल टिश्यूज, तो बताएंगे ये टिश्यू टर्म दी किसने दी? वी आर टॉकिंग अबाउट द टिश्यू टर्म. अगर हम इस टिश्यू की टर्म की बात करते हैं तो कैन एनीबडी टेल मी ये टर्म किसने दी थी? यस, अगर हम इस टर्म की बात करते हैं तो दिस टर्म वाज एक्चुअली गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम बाइचेट. ये किसने दी थी? ये आपको बाइचेट नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर दी थी, जिन्होंने क्या किया था? एनिमल टिश्यूज की स्टडी की थी. प्लांट टिश्यू के लिए एंड्रू नाम के साइंटिस्ट थे, एनिमल्स के लिए बाइचेट नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने टिश्यूज की टर्म दी थी. एंड टिश्यू की स्टडी को, अगर हम इसकी स्टडी की बात करते हैं तो इसकी स्टडी को हम पता है क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज अ हिस्टोलॉजी. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज अ हिस्टोलॉजी, बिकॉज यहाँ पे हिस्टो का मतलब टिश्यूज एंड लॉजी का मतलब टू स्टडी. तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? हिस्टोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू. यहाँ पर हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन की बात की है. नाउ इफ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करते हैं डेफिनेटली दैट इज द एनिमल टिश्यू के बारे में. कोई बताएगा कि एनिमल टिश्यूज के अंदर कितने बाइफर्केशंस हम करते हैं? कितने टाइप के एनिमल टिश्यूज की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं? यस, वी हैव अ वैरायटी ऑफ एनिमल टिश्यूज. हम क्या है? हमारे पास वैरायटी है किसकी? एनिमल टिश्यूज की. एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे एनिमल टिश्यूज है. और डेफिनेटली ये जो टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म. एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे फंक्शंस ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं. तो अगर मैं एनिमल टिश्यूज को बात करूं तो यहाँ पर हम एनिमल टिश्यूज को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? वी डिवाइड एनिमल टिश्यूज इनटू 4 टाइप्स. कैन एनीबडी नेम देम? कोई बताएगा क्या क्या नाम होते हैं? एनिमल टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं, वो टिश्यूज जो एनिमल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हमें मिलता है. यस,
कोई बताएगा कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? हमने ये तो बता दिया 4 टाइप के होते हैं। कैन यू नेम देम? यस, एनीबडी? राजविंदर, लविता, स्नेहा, सपना, गुरप्रीत, कृतिका, कैन एनीबडी नेम देम? यस, चलो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमारे पास ना 4 तरह के जो टिश्यूज होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं दैट इज द एपिथेलियल टिश्यूज। यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज द एपिथेलियल टिश्यूज। दीज आर द प्रोटेक्टिव। ये किसकी बात की है? ये हमने बात की है एपिथेलियल टिश्यूज की, प्रोटेक्टिव टिश्यूज की, जो हमारे बेसिकली बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये एपिथेलियल टिश्यूज हमारी जो होती है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो सकती है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारी ब्लड लाइनिंग्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स के आसपास हो सकते हैं, ईसोफेगस की बात करते हैं, माउथ की बात करते हैं, यानी बहुत सारी जगह पे ये एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इनका बेसिक फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, बट बिसाइड प्रोटेक्शन इनके फंक्शंस अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक और तरीके का टिश्यू होता है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। If we are talking about a connective tissue, connective means which connect two different things, जो दो चीजों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, that is a connective tissue. फॉर एग्जाम्पल, ये जो जूम क्लास है डेफिनेटली आपको और मुझे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देंगे आप? कौन कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, या वी कैन से दे कम्स अंडर अ कनेक्टिव टिश्यू, वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ रहे हैं। यस, जैसे हम यहाँ पे बात करें ब्लड, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, बिकॉज ये हमारे ब्रेन को भी कनेक्ट कर रहा है, हमारे हार्ट को भी कनेक्ट कर रहा है, हमारे लंग्स, लिवर, सब पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई हम हमारी बोन्स की भी तो बात कर सकते हैं। हमारी बोन्स भी क्या है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट कर रही हैं। Beside this, we have a variety of connective tissues जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। That's why they are named as a connective tissue, but further they are further classified on the basis of their functions कि इसको हम किस कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे। नेक्स्ट तरीके का जो एनिमल टिश्यू हम यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज अ मस्कुलर टिश्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं? मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, राइट। आपको पता है हमारी जो मसल्स हैं बेसिकली वो मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जो बॉडी फंक्शंस कर रही है तो डेफिनेटली मस्कुलर टिश्यू वहां पे रेस्पॉन्सिबल है। मैं बोल रही हूँ मस्कुलर मसल्स अपना काम कर रही है, हमारी जो फेशियल मसल्स है वो काम कर रही है, मैं मूवमेंट कर रही हूँ, अपने हाथ को हिला रही हूँ, डेफिनेटली मेरी मसल्स यहाँ पर काम कर रही है, यानी मेरे जो मस्कुलर टिश्यूज है यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हम वॉक करते हैं, हम रनिंग करते हैं, तो डेफिनेटली हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वही हम चल रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमारी मस्कुलर टिश्यूज काम करती है। बट एक और चीज बता दूं, मस्कुलर टिश्यू जरूरी नहीं है कि हम कोई मूवमेंट करें या लोकोमोशन करें तभी काम करेगा। हमारा हार्ट बिना हम मूवमेंट नहीं करे, लोकोमोशन नहीं करे तब भी काम कर रहा है, और हमारे हार्ट को कंट्रोल करने के लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, राइट। या अगर हमारी बॉडी पार्ट की बात करते हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल मसल्स जो होती हैं उसको कंट्रोल कर रही हैं। हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, जहाँ पे यूरिन हमारी स्टोर होती है, कलेक्ट होती है, वो भी मसल्स के कंट्रोल में है। यानी वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज जो हम स्टडी करेंगे। एंड फाइनली हम बात करेंगे दैट इज अ नर्वस टिश्यू। हम किसकी बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्वस टिश्यूज, कि हमारे नर्वस टिश्यूज, नर्व सेल्स की हम बात करेंगे। आपको बता दूं हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और नर्व सेल्स ऐसे सेल्स है जो एक बार बन गए वो आगे कभी डिवाइड नहीं करते। हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स होते हैं
नर्वस टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे न्यूरॉन हमारी हेल्प कर रहा है, तो ये जो न्यूरॉन है यानी जो नर्व सेल है, क्या आपको पता है कि ये कभी भी डिवाइड नहीं करता। ये एक बार बन गया है, स्टोर हो गया है, अब ये आगे डिवाइड नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर नर्व सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो हैव यू हर्ड अबाउट ट्यूमर व्हिच अकर्स इन ब्रेन, यानी हम ब्रेन ट्यूमर की बात करें, वो कैसे होता है? ट्यूमर का मतलब तो डेफिनेटली सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, फिर वो कैसे होगा? वहां पे कौन से सेल्स जो होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी? किसी ने सोचा ऐसा कोई क्वेरी, ऐसा क्वेश्चन कि अगर नर्व सेल डिवाइड नहीं कर रहे तो भाई वो कौन से सेल्स है जो ट्यूमर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जहां पे सेल कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है? सोचो। इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है, कैसे होता है। यस, किसी की कोई क्वेरीज है यहाँ पर रिगार्डिंग जो भी मैंने पढ़ाया है या जो मैंने पूछा है क्वेश्चंस, किसी को नहीं समझ में आया या किसी को आंसर्स जानने हैं? यस, किसी की कोई क्वेरीज नहीं है, सबको आता है सब कुछ? ओके, चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, दैट इज अ एपिथेलियल टिश्यूज। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की। अब एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, समझना आसान है। अगर हम इसे रटेंगे तो डेफिनेटली इट इज हार्ड, राइट? सो यहाँ पर आप मतलब समझो, एपी, एपी का मतलब होता है दैट इज अ अबव। एपी मतलब किसी चीज के ऊपर, अबव, राइट? और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ थीलियल, थीलियल का मतलब होता है ग्रोइंग लेयर, यानी कि ये जो टिश्यूज होते हैं ये किसी ग्रोइंग लेयर ऑफ सेल्स के ऊपर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। क्या है? आपकी कोई ग्रोइंग लेयर है सेल्स की, उसके ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टिश्यूज होते हैं बेसिकली दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये कैसे होते हैं? ये आपके होते हैं प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, हमेशा प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। अब जब ये प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे तो भाई कैसे ये प्रेजेंट होते हैं? सपोज यहाँ पर आपकी ये कोई सेल की जो है ग्रोइंग लेयर है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं जिसकी ग्रोइंग लेयर, यहाँ पे मैं एक रफली बता रही हूँ कि ये ग्रोइंग लेयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी थीलिया यहाँ पे प्रेजेंट है। इस थीलिया के ऊपर यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हमने क्या बोल दिया? दिस इज नोन एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है। ये कैसी मेम्ब्रेन होती है? ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इट इज कंप्लीटली नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन। ये कैसी है? इट इज अ नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन, जहां पे कोई सेल नहीं है। नॉन नर्वस, ये यहाँ पे कोई नर्वस सप्लाई नहीं है, नॉन नर्वस होती है। एज वेल एज नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, यहाँ पर कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट नहीं है। नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, भाई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई भी यहाँ पर नहीं पहुंच रही है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इस बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट? अब इसके ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर हमारे जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस के ऊपर यहाँ पर हमारे जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। इनको हम बोलते हैं, ये हमारे क्या है? दीज आर नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हम एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। सेल्स इसलिए बोला क्योंकि एक तो सेल है, और जब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं तो वो टिश्यू कहलाता है, बिकॉज ये जो होता है एक कॉमन ओरिजिन है और एक कॉमन फंक्शन यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में परफॉर्म करने वाले हैं, बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टिश्यू। चलिए, अब एपिथेलियल टिश्यूज की हम बात करते हैं तो बेसिक काम तो प्रोटेक्शन है, बट वी हैव अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज। ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होती है ये हो सकता है कि ये किसी चीज के अंदर इनसाइड प्रेजेंट हो प्रोटेक्शन के लिए, राइट? ये इनसाइड भी प्रेजेंट हो सकती है या ये आउटसाइड भी इस तरीके से प्रेजेंट हो सकती है, बट मोस्टली अगर हम बात करें तो हम इनसाइड की बात करेंगे। लाइक हमारी कहाँ की बात की हमने? किडनी ट्यूब्यूल्स की बात की। हमारी इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ये जो प्रेजेंट होते हैं वो इस तरीके से अंदर की तरफ होते हैं ताकि प्रोटेक्शन के साथ साथ बहुत सारे फंक्शंस ये यहाँ पे परफॉर्म कर सके।
सो आइए सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यूज के डिफरेंट टाइप्स की बात करें। ये सबको क्लियर है कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है, कैसे काम कर रहा है? यहाँ तक किसी की कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है? यस, और इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक कोई किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो दैट इज अ स्क्वैमस एपिथेलियम। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, राइट। अगर हम स्क्वैमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, स्क्वैमस यानी स्क्वायर शेप, बेसिकली ये जो होती है इट इज अ फ्लैट शेप सेल्स। यहाँ पे कैसे सेल्स होते हैं? यहाँ पे फ्लैट शेप के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कैसे सेल्स है? फ्लैट शेप के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और क्योंकि फ्लैट शेप के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी दिखाई देती है? वो पेवमेंट की तरह, फुटपाथ पेवमेंट की तरह दिखाई देती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम बिकॉज इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी दिखाई देती है? जैसे टाइल्स ऑन फ्लोर। कैसी दिखाई देती है? टाइल्स ऑन फ्लोर जैसी दिखाई देती है कि फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगी हुई है। देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियम के फ्लैट शेप के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब आप सरफेस व्यू देखोगे तो ये आपको पॉलीगोनल शेप के दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? पॉलीगोनल शेप के दिखेंगे। सेल्स है तो इनके पास ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। सो देखो, दिस इज व्हाट, ये आपके सेल्स हो गए और ये आपकी क्या है? दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपकी क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये आपकी डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, आपकी जो कैविटीज होती है उनकी डेलिकेट लाइनिंग्स में प्रेजेंट है। जैसे हम माउथ की बात कर सकते हैं, माउथ पे ये प्रेजेंट है। हम ईसोफेगस की बात करते हैं यानी हम फूड पाइप की बात करते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। हम नोज की बात करें, वहां पर ये प्रेजेंट हो सकती है। हम पेरिकार्डियम की बात कर रहे हैं, पेरिकार्डियम मतलब हार्ट की जो हम बात कर रहे हैं उसकी आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, दैट इज अ पेरिकार्डियम। हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुशनिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इवन ये हमारी एल्वियोलाई पे भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ यही प्रेजेंट नहीं होते, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स। ये आपके ब्लड वेसल्स के आसपास या कवरिंग ऑफ टंग पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर अगर ये स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में है, लेयर के फॉर्म में है, तो ये हमारी स्किन पे भी हो सकते हैं। यानी कि अगर ये स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हो गया कि इफ इट इज प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेयर्स की। अगर ये स्ट्रेटिफाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? ये हमारी स्किन में प्रेजेंट हो सकते हैं और हमारी स्किन को वियर एंड टियर, कटने फटने से बचाने का काम करेंगे। आपने देखा है हमारी स्किन जो होती है जब भी रप्चर होती है तो हमारी जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है वो रप्चर होता है इनिशियली। कभी भी डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि हमारे एपिडर्मिस तो सही सलामत है लेकिन हमारा डर्मिस वहां पे जो है वो खराब हो जाए या उस पर नुकसान हो जाए, वो चोटिल हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमारी एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है क्योंकि ये हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। हमारी स्किन पे मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती है जो हमारी स्किन को वियर एंड टियर से बचा रही है। अब जैसा हमने बात किया कि बेसिक फंक्शन क्या है इसका, तो बेसिक फंक्शन यही है कि ये हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। अब प्रोटेक्शन कैसे दे सकता है? ये इन्फेक्शन से बचाता है अगर ये स्किन पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इन्फेक्शन से बचा रहा है, डैमेज होने से बचा रहा है, एंड वेरियस फंक्शंस ये यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग स्क्वैमस एपिथेलियम? यस, चिराग, राजविंदर, लविता, स्नेहा? नो मैम। चलिए, सेकंड अगर हम बात करते हैं तो हमारी सेकंड टाइप की जो एपिथेलियम आती है, हम यहाँ पे बात करते हैं दैट इज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? क्यूब शेप सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। किस शेप के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है? क्यूब शेप सेल्स जो होते हैं यहाँ पर आपके प्रेजेंट है। सो बट देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी क्या है? दिस इज अ बेसमेंट मेमोरी। यहाँ पर इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या है? ये क्यूब शेप के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये क्यूब शेप के सेल्स हो गए। अब इन सेल्स की जो न्यूक्लियस होती है दैट इज सेंट्रली लोकेटेड। भाई अभी तक हमने जितने भी सेल्स पढ़े थे इनकी न्यूक्लियस यहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड है। ये क्या है? यहाँ पे जो न्यूक्लियस है दैट इज सेंट्रली लोकेटेड। इसको हमने क्या बोल दिया? दिस इज नोन एज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब बात आती है कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये आपके किडनी ट्यूब्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं। किडनी की जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट है। किडनी ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नेफ्रॉन की हम बात कर रहे हैं। नेफ्रॉन पे ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जो एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन थायराइड वेसाइकल्स। ये आपके कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये आपके थायराइड वेसाइकल्स, थायराइड ग्लैंड पे जो वेसाइकल्स होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन सलाइवरी। ये आपकी सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड पे प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड पे ये यहाँ पर क्या है? आपकी प्रेजेंट है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं तो भाई ये जो होती है जर्मिनल एपिथेलियम बनाती है गोनेट्स में। क्या कर रही है? इट फॉर्म्स। ये क्या करती है? ये फॉर्म्स करती है आपकी क्या? दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कर रही है? ये आपकी जर्मिनल एपिथेलियम का फॉर्मेशन कर रही है। कहाँ पर? गोनेट्स पे। कहाँ पर कर रही है जर्मिनल एपिथेलियम का? इन गोनेट्स। ये आपके गोनेट्स पे ये काम करती है। और गोनेट्स मतलब क्या हुआ? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज गोनेट्स? भाई हम बात कर रहे हैं कि गोनेट्स पे ये प्रेजेंट है, पर गोनेट्स होते क्या है? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी? हम यहाँ पे गोनेट्स की बात करें, भाई गोनेट्स होते क्या है? चलिए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गोनेट्स, गोनेट्स का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेस्टिस की, हम बात कर रहे हैं जहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या हम किसकी बात कर रहे हैं? ओवरीज की बात कर रहे हैं। तो भाई टेस्टिस और ओवरीज में जर्मिनल एपिथेलियम होती है जो स्पर्म्स के प्रोडक्शन और ओवम के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? किडनी ट्यूब्यूल्स में यानी नेफ्रॉन के अंदर, थायराइड वेसाइकल्स में, सलाइवरी स्वेट ग्लैंड पे, जर्मिनल एपिथेलियम पे, गोनेट्स पे। तो भाई इसके काम भी तो बहुत सारे होंगे। चलिए इसके फंक्शंस की हम बात करते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें कि भाई ये क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बोला किडनी ट्यूब्यूल पे प्रेजेंट है। किडनी ट्यूब्यूल्स यानी नेफ्रॉन पे पता है क्या होता है? सिंपल सी बात करते हैं, हमारी जो यूरिन बनती है फिल्टर्ड होती है। हमारी बॉडी में जो ब्लड फिल्टर होता है पर डे अगर हम बात करें तो 180 लीटर पर डे हमारा जो है फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है पर डे। हमारी जो किडनी होती है इतने ज्यादा ब्लड को फिल्टर कर रही है 180 लीटर। लेकिन क्या 180 लीटर हम यूरिन प्रोडक्शन करते हैं पर डे? नहीं। अब इस 180 लीटर में हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो प्रोड्यूस कर रहा है 180 लीटर पर डे अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब इस 180 लीटर पर डे में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। वो एब्जॉर्प्शन कहाँ आता है? किडनी ट्यूब्यूल्स पे। तो किडनी ट्यूब्यूल्स पे क्या हो रहा है भाई? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड मच मोर। फिर हम बात करते हैं डेफिनेटली सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो वी ऑल नो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन। ये क्या कर रहे हैं? सीक्रेशन कर रहे हैं। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, स्वेट ग्लैंड सीक्रेट स्वेट। यानी ये क्या कर रहे हैं? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन। इवन किडनी ट्यूब्यूल्स की बात करें तो भाई ये एक्सक्रीशन भी तो कर रहा था। ये कर रहा था
इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन भी यहाँ पर कर रहा था। यानी इतनी सारी चीजें ये कर रही हैं बिसाइड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो बेसिक फंक्शन था हमारे किसका, हमारी एपिथेलियम का। क्लियर, ये सबको क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट्स है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंट ज्वाइन किया है। यस, सो यहाँ पर किसी को कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग उन स्टूडेंट्स No, जिन्होंने, ma'am. ओके चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो हमारी जो थर्ड टाइप की एपिथेलियम आती है दैट इज अ कॉलमनर एपिथेलियम। हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियम की। अब ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है, जैसा कि नाम है कॉलमनर, यानी सेल्स यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो कॉलम शेप के और वी कैन से पिलर शेप के होते हैं। जैसे पिलर नहीं होता वैसे होते हैं। यानी अगर हम बात करें, सपोज दिस इज अवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या है, सॉरी ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें कि सपोज दिस इज अवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे इस तरीके से बड़े बड़े पिलर शेप के सेल्स जो होंगे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये ब्लू शेप की क्या है, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहाँ पर इस तरीके से बड़े बड़े पिलर शेप के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब एक और चीज ध्यान रखना, अभी तक हमने जितने भी टाइप के सेल्स पढ़े थे वहां पर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होती है वो सेंट्रली लोकेटेड होती है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलमनर शेप सेल्स, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होती है दे आर नॉट सेंट्रली लोकेटेड। ये सेंट्रली नहीं होती है, ये इस तरीके से लोकेटेड है, बिल्कुल सेंटर पे नहीं होती, नियर बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो ये क्या हो गए, ये आपका कॉलमनर एपिथेलियम है जहाँ पे सेल्स आपके पिलर शेप के हैं। अब बात आती है कि ये प्रेजेंट कहाँ होती है। अगर हम बात करें भाई कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये फॉर्म करती है लाइनिंग। इसकी लाइनिंग फॉर्म कर रही है, फॉर्म लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के अंदर की लाइनिंग को फॉर्म करती है। भाई स्टमक के अंदर ये एपिथेलियम प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ स्टमक के अंदर नहीं है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होती है भाई। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा अगर हम बात करें तो कॉलोन के अंदर भी प्रेजेंट होती है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज कॉलोन? क्या होता है कॉलोन? हम यहाँ पे कॉलोन की बात कर रहे हैं। क्या है कॉलोन, किसका पार्ट है कॉलोन? यस, कौन मुझे बताएगा कॉलोन किसका पार्ट है? कॉलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कॉलोन किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है विलाई एंड माइक्रोविलाई यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो विलाई है और जो माइक्रोविलाई है, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसी होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हम बात करते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर और एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बताओ सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, ऊपर वाले का नीचे वाले का? यस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये ए है ये बी है। सो डेफिनेटली एज पर दिस, जैसा आप स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हो, तो भाई सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सरफेस एरिया आपके बी वाले का ज्यादा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? बी वाले पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है जिसको विलाई एंड माइक्रोविलाई करते हैं, जो कि क्या कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है ताकि मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन हो सके। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्प्शन। ये यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ साथ प्रोटेक्शन तो ये कर ही रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ पे किसी की कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स हैं? या शैल वी प्रोसीड फर्दर? ओके, कोई डाउट्स नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई नेक्स्ट टाइप का जो हमारा टिश्यू आता है, नेक्स्ट टाइप की एपिथेलियल टिश्यू आता है दैट इज द सिलिएटेड।
जैसे ही वर्ड आ गया सिलिएटेड, भाई सिलिएटेड एपिथेलियम में जो भी एपिथेलियम है उसकी सरफेस पे आपका क्या प्रेजेंट है, सिलिया प्रेजेंट है। तो भाई यहाँ पे हम बात करते हैं कि दिस इज अवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से हमारे यहाँ पर कोई से भी सेल्स बना लो। यहाँ पे आप फ्लैट शेप सेल्स यानी स्क्वैमस एपिथेलियम बना सकते हैं, यहाँ पे आप क्यूबॉइडल, कॉलमनर, कैसी भी आप शेप बना लीजिए। ये आपके सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये सेल की न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इनकी सरफेस पे अगर हम ऊपर सरफेस की बात करें, यहाँ पर इस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज नोन एज अ सिलिया। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिलिया। ये सिलिया बहुत काम का है। किस तरीके से काम करता है, डेफिनेटली ये मूवमेंट में हेल्प करता है। अब किसका मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये सिलिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, जो कि हमारे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है, ताकि किसी भी तरीके से वो हमारी बॉडी के कहाँ पर ना जाए, हमारे लंग्स में ना जाए, हमारी एल्वियोलाई पे ना जाए, उनको ब्लॉकेज ना करें। So definitely the cilia is basically responsible for trapping the foreign particles or a dust particles or a sand, ताकि हमारी एयर को क्या कर सके, फिल्टर कर सके। बट सिर्फ यहीं पे तो प्रेजेंट नहीं कि हमने बोला कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे प्रेजेंट है, बट ये सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही तो प्रेजेंट नहीं होता, ये तो और भी जगह प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फीमेल की बॉडी में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, वहां पर भी ये सिलिया जो होता है प्रेजेंट होता है। अब आपने 8th क्लास के अंदर आपको याद आ रहा होगा कि 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि ओवरी से क्या होता है, एग रिलीज होता है। भाई हमने क्या पढ़ा कि ये इस तरीके से ओवरी है, यहाँ से एग रिलीज हो रहा है और इस तरीके से यहाँ पे फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ये आपकी फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। तो भाई ये ओवरी से जो एग रिलीज हो रहा है उसको किसने कैच कर लिया, फैलोपियन ट्यूब ने कैच कर लिया। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये एग यहाँ से लेके यहाँ मूव हो रहा है, यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है, भाई एग तो इमोटाइल है, तो मूव ही नहीं कर सकता, तो अब ये मूव कैसे हो रहा है। तो वहां पर मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिया प्रेजेंट होता है, जो सिलिएटेड मूवमेंट के थ्रू ये मूवमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है, ताकि जो एग है वो मूव कर सके। कहाँ मूव कर सके, फैलोपियन ट्यूब में मूव कर सके। सो यानी कि ये जो सिलिएटेड होता है ये बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की हम बात करें तो भाई ये तो हमारे नेफ्रॉन में भी प्रेजेंट है। नेफ्रॉन में भी क्या है, प्रेजेंट है, ताकि एब्जॉर्प्शन कर सके, मूवमेंट में हेल्प कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। ये सबको क्लियर है। हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एपिथेलियल्स पढ़ी और किस तरीके से कौन सी फंक्शन करी ये हमने पढ़ा। यहाँ तक किसी की कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है? चिराग, राजविंदर, लविता? नो मैम। ओके चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो भाई अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू पे। अब हम किस पे आएंगे, अब हम बात करेंगे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। भाई ऑलरेडी हम जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो कि बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। वी हैव अ वैरायटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। भाई हमारे पास तो बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज है, तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़े। तो भाई हमने क्या कर दिया, इनको हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हमने क्या बोल दिया कि भाई एक वो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या है, जो फ्लूइड फॉर्म में है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एक हमने बोल दिया जो हमारे स्केलेटन से रिलेटेड है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और एक जो प्रॉपर्ली कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा है, जो एक बॉडी पार्ट को दूसरे से अटैच कर रहा है, उसको हमने बोल दिया प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। चलिए इस पे बात करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज द ब्लड, या हम बात करेंगे लिम्फ की। तो चलिए हम दोनों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड। वी ऑल नो ब्लड, ठीक है ना, हम सब जानते हैं ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये सबने पढ़ा है। ब्लड जो होता है इसकी कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं कि भाई इसकी कंपोजिशन क्या होती है,
तो भाई मैमिलियन कंपोजिशन आए या नॉर्मल कंपोजिशन आए, एक ही कंपोजिशन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं वो मैमल्स की पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो होता है इट कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ ब्लड। और दूसरा हम बात करते हैं दैट इज अ ब्लड सेल्स, जो कि क्या करते हैं, ये 45% ऑफ ब्लड सेल बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें, भाई अब हम किस पे आ गए, प्लाज्मा पे बात करते हैं। प्लाज्मा पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90 to 92% तो अकेला आपके पास वाटर है भाई। रिमेनिंग यहाँ पे 8 to 10% के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर और क्या हो सकता है, आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके एंजाइम्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो गए। ठीक है, सॉल्ट्स हो गए। मिनरल्स की हम बात कर सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं। मिनरल्स हो गए, हार्मोन्स हो गए। ठीक है ना, या हम बात करते हैं वेस्ट मटेरियल हो गया। ये सारी चीजें जो होती है इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी 90 to 92% तो वाटर है, रिमेनिंग जो बचा कुछ है वो ये सारी चीजें आती है। अब अगर हम ब्लड की बात करें तो वी ऑल नो कि भाई ब्लड की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में 3 तरीके के ब्लड सेल्स होते हैं। ये तो सबने ही पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसका अदर नेम होता है दैट इज द एरिथ्रोसाइट्स। हम किसकी बात करते हैं, एरिथ्रोसाइट्स की हम बात करते हैं, जिनका नंबर सबसे ज्यादा होता है हमारी बॉडी में। एंड इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होने की वजह से न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनेले इनके पास से एब्सेंट होते हैं, ताकि ये अपने फंक्शंस को प्रॉपरली कर सके। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिनकी बॉडी में आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, जैसे कैमल और लामा, इनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। अदरवाइज हमारी जो आरबीसीज मैच्योर हो चुकी है उनके अंदर न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनेले एब्सेंट होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, या इसको हम बोलते हैं दैट इज, इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स। अब ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, वी हैव अ वैरायटी ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये 2 तरीके से हम डिवाइड करते हैं, फिर उसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं। यानी वी हैव अ वैरायटी ऑफ डब्ल्यूबीसी, जैसे ग्रेन्युलोसाइट्स हो गए जिसके अंदर आपके आते हैं बेसोफिल्स आ गया, इओसिनोफिल्स आ गए, न्यूट्रोफिल्स आ गए, जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। फिर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स जो मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं और यहाँ पे किलर सेल्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। और दूसरा जो होता है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स किलिंग करने का काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। लेकिन जब चीजें इनके हाथ से निकल जाती है तो अपने आप को एक विकराल, एक भयंकर रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज अ मैक्रोफेज। हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी कम अमाउंट में होता है, दैट इज 5000 to 10,000 जो होता है, ये इतना ही प्रेजेंट होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। ये अकेले ऐसे ब्लड सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस होती है। ये अकेले ऐसे सेल्स है जिनके पास न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है। हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि विच ब्लड सेल्स कंटेन न्यूक्लियस, तो ना इधर देखो ना उधर देखो, डब्ल्यूबीसी आंसर होगा, क्योंकि आरबीसी मैच्योर के अंदर नहीं होती, प्लेटिलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होती, तो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियस होती है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के हम अगर हम बात करें तो भाई इनके लिए एक और वर्ड यूज होता है दैट इज अ थ्रोम्बोसाइट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थ्रोम्बोसाइट्स की। नाउ ये थ्रोम्बोसाइट्स होते क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत अच्छा खासा रोल करते हैं। सोचो अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही, आप देखोगे पर्सन टू पर्सन ना सबका जो ब्लड होता है वो टाइम लगाता है क्लॉट होने में। किसी का होता है विद इन सेकंड्स हो जाता है क्लॉट, किसी का 1 मिनट लेता है, किसी का 2 मिनट लेता है। यानी सबके अंदर क्लॉटिंग जो होती है वो वेरी करती है। अब इसमें सबसे बड़ा रोल तो प्लेटलेट्स का है भाई, कि प्लेटलेट्स का नंबर हमारी बॉडी के अंदर कैसा है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। लेकिन सिर्फ प्लेटलेट्स की बात ही क्यों करें,
आपको डेंगू तो याद आ ही रहा होगा। जब हम डेंगू यानी डेंगू फीवर की हम बात कर रहे हैं, सो उस कंडीशन में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बहुत तेजी से डाउन होती है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। सो प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग कर रही है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ विटामिन के भी इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। राइट, सो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। यहाँ तक सबको क्लियर है? ब्लड के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी नो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डेफिनेटली बात आती है लिम्फ की। अब कई बार ना हम लिम्फ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? लिम्फ क्या होता है, कैसे काम करता है? लिम्फ को हम बोलते हैं मिडल मैन। लिम्फ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिडल मैन ऑफ द ब्लड। क्यों बोलते हैं मिडल मैन? क्योंकि ये एक्सचेंज कर रहा है किसके बीच में? ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज के बीच में वेरियस चीजों को क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। जहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा वहां पे लिम्फ पहुंच रहा है। अब लिम्फ होता क्या है? बेसिकली आपने क्या किया, ब्लड था आपके पास, ब्लड में से आपने माइनस कर दिया। आपने क्या माइनस कर दिया? आपने इसमें से माइनस कर दी किसको? दैट इज आरबीसी माइनस कर दी आपने, प्लस इसमें से प्लेटलेट्स को भी माइनस कर दिया। हमें प्लेटलेट्स की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। प्लस यहाँ पे आपने जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं उनको भी हटा दिया। उनको भी क्या कर दिया? यहाँ पे हटा दिया। तो अब जो बचेगा वो हमारा क्या है? ब्लड है। भाई सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ब्लड में से आरबीसी हटानी है, प्लेटलेट्स हटाने, लार्ज प्रोटीन्स हटाने। सो वी कैन से सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा है जिसमें लार्ज प्रोटीन्स हटा दिए, उसके अलावा जो बचा प्लस डब्ल्यूबीसी मिलके हमारा क्या करता है? लिम्फ का फॉर्मेशन करता है। और ये जो लिम्फ है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसे ही लिम्फ के लिए हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। जैसे ब्लड वेसल्स है भाई, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, वैसे ही हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जिसके अंदर ये लिम्फ फ्लो करता है, हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। बस इतनी सी चीज याद रखना, लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, जो ब्लड से ही निकल रहा है और वापस ब्लड में ही मिलता है। यानी लिम्फ भी हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन जब वापस ये आपका जो ब्लड है जब आपके राइट पार्ट ऑफ द हार्ट पे जाता है, तो उस समय लिम्फ भी आपके ब्लड के साथ मिक्स होके राइट पार्ट ऑफ द हार्ट पे जाता है, ताकि क्या कर सके? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर सके। सो दिस इज अबाउट लिम्फ। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरीज है? किसी को कोई डाउट्स है? राजविंदर, लविता, स्नेहा, कृतिका, गुरप्रीत, सपना, अंजलि, मन्नत, रोहित, किसी की कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है? ओके, चलिए, कोई क्वेरीज नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स की बात करते हैं, भाई एक और चीज आती है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सीरम को लेकर कि लिम्फ और सीरम में क्या डिफरेंस है। अब सीरम की मैं बात कर रही हूँ, वो गलती से हेयर सीरम या वो फेस का जो सीरम आता है उसको मत ले लेना यहाँ पे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सीरम जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। कभी आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में अगर कोई पिंपल हो रहा है या एक्ने हो रहा है और वो बर्स्ट हो गया, तो उसके बाद एक येलो कलर का फ्लूइड जो होता है वो वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। देखा है? कितने लोगों ने नोटिस किया ऐसा? आई थिंक सबने किया होगा, राइट? सो यहाँ पे जब हम सीरम की बात करते हैं, तो सीरम क्या होता है? बेसिकली आपके फाइब्रिनोजन को हटा दो। आपके लिम्फ में से हमने क्या किया कि हमारे पास जो लिम्फ था उसमें से हमने फाइब्रिनोजन को हटा दिया। सॉरी, हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्लाज्मा है, हमारा क्या है? हमारा प्लाज्मा था। प्लाज्मा में से हमने क्या कर दिया? हमने फाइब्रिनोजन प्रोटीन को, इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको हटा दो। तो अब जो बचेगा वो हमारा सीरम है। हमारी बॉडी भी सीरम प्रोड्यूस करती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। लेकिन ये वो वाला सीरम नहीं है जिसे हम हेयर्स पे लगाते हैं कि भाई पता चले आप हेयर सीरम और फेस सीरम को बोलो कि ये वाला सीरम है। नहीं, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे किसी की कोई डाउट्स है? राजविंदर, लविता, स्नेहा, कृतिका, गुरप्रीत, सपना, अंजलि, मन्नत, रोहित। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी की कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पे तो
अब हम बात करते हैं भाई, लिम्फ हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें पढ़ ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बोन। अब हम बात करते हैं बोन की, और इसी के साथ हम बात करेंगे दैट इज अ कार्टिलेज की। अब भाई बोन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है? सबसे पहले तो अगर हम बोन की बात करें, बोन तो सबने देखी है, राइट? बोन की अगर हम बात करते हैं कि बोन क्या होता है, तो बोन जो होता है इट इज वेरी हार्ड मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला हमारी बॉडी का एक टिश्यू है, ठीक है, जो किसका बना हुआ होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज ओसिन प्रोटीन। हम किसकी बात कर रहे हैं, ओसिन प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। ये हमारी बोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं कार्टिलेज की बात करूं, तो कार्टिलेज पे जो होता है ये फ्लेक्सिबल टिश्यू है, फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा इलास्टिक टिश्यू है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी जो आती है वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन दैट इज अ कॉन्ड्रिटिन प्रोटीन की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये इलास्टिसिटी आती है। अब आप देखो, हम बोन को खींच नहीं सकते, हमारी बोन जो है डेफिनेटली अगर हम बात करें वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, इलास्टिक नहीं है। आप अपने ईयर पिन्ना को इस तरीके से फोल्ड करो, फोल्ड हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका जो ये ईयर पिन्ना है इट इज बेसिकली अ कार्टिलेजिनस इन नेचर। या अगर हम नोज टिप की बात करते हैं, ये भी हमारी कार्टिलेज की है। या अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह पे, जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारी बॉडी में लैरिंग्स वाला जो पार्ट होता है, ट्रकिया वाला जो पार्ट होता है, वहां पे बहुत सारे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर बोन भी प्रेजेंट है, कार्टिलेज भी प्रेजेंट है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? बोन के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो भाई बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम किसकी बात करें हैं, कवरिंग ऑफ बोन की बात करते हैं, हमारी बोन को कवर करने के लिए पेरीओस्टियम, बाहर मतलब पेरी मतलब बाउंड्री, ऑस्टियम मतलब बोन, ठीक है, तो वहां पर प्रेजेंट होती है। अब बोन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक ऑस्टियम की बात करते हैं, तो भाई ये कैनाल है। दिस कैनाल इज नोन एज अ हैवर्शियन कैनाल। इस कैनाल को हमने क्या बोल दिया, यहाँ पर हमने बोला दिस इज नोन एज हैवर्शियन कैनाल। यहाँ पर आपकी ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट है, यहाँ पे नर्व सप्लाई भी प्रेजेंट है। अब इस हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ यहाँ पर क्या होता है, क्रीसेंट्रिक रिंग्स, रिंग के फॉर्म में आपका लैमेला यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये क्या है, यहाँ पर ये रिंग के फॉर्म में, यहाँ पर किस फॉर्म में, क्रिसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लैमेला प्रेजेंट होता है। अब इस लैमेले के अंदर लैमेला है, इस रिंग के फॉर्म में है। यहाँ पर कुछ फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कुछ स्पेशल स्पेस प्रेजेंट होती है, और इस स्पेस को हम जो बोलते हैं दिस इज नोन एज अ लैक्यूने। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया लैक्यूने। लैक्यूने मतलब एम्प्टी स्पेस की हम बात कर रहे हैं। और इस एम्प्टी स्पेस के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा बोन फॉर्मिंग सेल यानी ऑस्टियोसाइट यहाँ पर प्रेजेंट है। सो व्हाट, ये हमारा यहाँ पे बोन फॉर्मिंग सेल यानी क्या प्रेजेंट है, ऑस्टियोसाइट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो ऑस्टियोसाइट होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें क्या आती है, कैनेलिक्यूलिस प्रेजेंट होती है, जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि अच्छे से नरिशमेंट ले सके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। यानी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये हमारी मैमिलियन बोन की एक यूनिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से बोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो स्ट्रक्चर, हम इस पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर की बात करें, इसको हम बोलते हैं हैवर्शियन सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ हैवर्शियन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा सिस्टम हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ हैवर्शियन सिस्टम, हम इसको कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये तो हमारे बोन के ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हैवर्शियन सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्टिलेज,
कार्टिलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं कार्टिलेज की बात करूं सो बेसिकली यहाँ पर देखो तो दिस इज अ पेरिकॉन्ड्रियम। पेरी मतलब बाउंड्री, कॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज की। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स होता है, जिसको हमने क्या बोला, इसको हम बोलते हैं लैमेले। यहाँ पर भी आपके लैक्यूना प्रेजेंट होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ लैक्यूना। और इस लैक्यूने के अंदर आपके कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं दैट इज अ कॉन्ड्रोसाइट, हम यहाँ पर बोलते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसकी बात करते हैं। बोन के अंदर कैनाल सिस्टम था जो कार्टिलेज के अंदर हमें नहीं दिखाई दिया। बोन आपकी दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है, जबकि कार्टिलेज एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है। बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है। बोन्स के सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भाई बोन जो होती है वो अंदर से होलो होती है, सॉरी सॉलिड होती, हाँ अंदर से होलो होती है। और कार्टिलेज जो होता है अगर आप देखोगे तो भैया ये अंदर से बहुत ज्यादा हार्ड होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, सो यहाँ तक सबको क्लियर है बोन और कार्टिलेज के रिगार्डिंग? कोई क्वेरीज, किसी को कोई डाउट्स है यहाँ तक? राजविंदर, लविता, स्नेहा, कृतिका, गुरप्रीत, सपना, अंजलि, मन्नत, रोहित, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? यहाँ पे किसी की कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है, यू मे आस्क। यस, ओके, नो डाउट्स। चलिए फिर हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके के कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज अ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। अब जब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला टिश्यू यहाँ पे हम बात करते हैं दैट इज अ एरियोलर टिश्यू। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू जो होता है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये जो होता है फिल्स द स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन। आपका कोई भी एक ऑर्गन है उसके अंदर जो स्पेस वहां पे प्रेजेंट है उसको फिल करने का काम करता है। बिटवीन स्किन एंड मसल्स, हमारी स्किन और मसल्स के बीच में होता है। स्किन को खींच के देखो, वापस आ जाएगी स्किन। तो ये स्किन और मसल्स के बीच में है, हमारी स्किन को वापस से क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन पे लेके आ रहा है। यही काम आप है ना 80 या 90 इयर्स के पर्सन के साथ करोगे, उनकी स्किन को वापस आने में टाइम लगेगा। उनकी जो सेल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो वीक होते हैं, तो डेफिनेटली ये इनकी जो बाइंडिंग होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में टाइम लगता है। इसके अलावा ये आपके नर्व सेल्स के आसपास या ब्लड वेसल्स बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती है। अब एनुलर टिश्यूज की बात करें कैसा होता है, तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सपोज दिस इज अ एनुलर टिश्यूज। यहाँ पे आपके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज अ येलो एंड व्हाइट। सबसे पहले हम व्हाइट को यहाँ पे रेड कलर से, ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये आपकी क्या है, ये ब्लैक कलर से मैं यहाँ पे इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज आपका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे व्हाइट है। सो ये क्या है, ये आपके व्हाइट फाइबर्स हैं जो इनलास्टिक होते हैं, ये बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये आपके इस तरीके से ये फाइबर्स बंडल्स में यहाँ पर प्रेजेंट है। ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पर ये बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, दिस इज अ, ये व्हाइट फाइबर्स होते हैं। ये व्हाइट फाइबर्स हमने कुछ बना दिए हैं यहाँ पे जो बंडल्स के फॉर्म में है। ओके, इसके अलावा हम बात करें हैं येलो फाइबर्स की, तो यहाँ पर हमने बना दिए, ये हमारे क्या हो गए, दिस इज अवर येलो फाइबर्स। हमारे येलो फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ना स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर स्पेशल टाइप के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ फिब्रोब्लास्ट, जो कि इन फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो व्हाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स बने हैं इनका फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज द व्हाइट फाइबर्स। ये आपके क्या हो गए, दिस इज द येलो फाइबरस टिश्यूज। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो लिक्विड होता है दिस इज नोन एज अ मैट्रिक्स। यहाँ पे आ गए आपके फिब्रोब्लास्ट सेल।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं, दिस इज नोन एज अ मास्ट सेल्स। ये आपके मास्ट सेल्स हैं जो कंसर्न होते हैं एलर्जी के साथ में। तो चलिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ एल्यूलर टिश्यूज। एल्यूलर टिश्यूज क्या करता है, होल्ड वेरियस टिश्यूज टुगेदर इन एनी ऑर्गन। जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं उसको ऑर्गन के अंदर होल्ड करके रखता है। भाई कोई ना कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो होगी, टिश्यूज अलग अलग जा रहे हैं। भाई हमें पता है ऑर्गन क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो होता है वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। भाई ये लेकिन ग्रुप ऑफ टिश्यूज को होल्ड करने का काम कौन करेगा, इन ग्रुप ऑफ टिश्यूज को होल्ड करने का काम हमारी एल्यूलर टिश्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन जो है, आपने पढ़ा होगा, इट इज अ सेंस ऑर्गन। स्किन क्या होती है, अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन, वी कैन कंसीडर इट एज ऑर्गन। सो डेफिनेटली स्किन को अपनी पोजीशन पे हेल्प करने का काम कर रहे हैं, या हमारी बॉडी के जितने भी होते हैं उनको अपनी पोजीशन पे बाइंड करने का काम करते हैं। जो टिश्यूज ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बाइंड करने का काम कर रहे हैं। प्लस ये हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर करने का काम भी करते हैं इन केस ऑफ इंजरी। यानी अगर हमें इंजरी हो गई तो यहाँ पर ये रिपेयर का काम भी करेंगे, बिकॉज दे हैव अ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। अगर फाइबर्स यहाँ पे डैमेज भी हो जाते हैं तो इन फाइबर्स को, डैमेज फाइबर्स को बढ़ाने का काम किसने किया, फाइब्रोब्लास्ट ने। सो ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये क्या कर रहे हैं, फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी रिपेयर में भी काम कर रहे हैं। मास्ट सेल्स ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, वो एलर्जी से कंसर्न है और ये हमारी स्किन को हमारे अंडरलाइन टिश्यू से बाइंड करने का काम भी करता है। That's why this is known as the alveolar tissues, widely distributed tissues, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। Is it clear? यहाँ पर किसी की कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स है? यस, किसी के भी कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पर? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो सेकंड टाइप का टिश्यूज होता है, दिस इज नोन एज एडिपोज। अब एडिपोज वर्ड आते ही ना दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, एडिपोज का मतलब होता है फैट। यानी यहाँ पर हम फैट सेल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, यानी आपके यहाँ पे फैट सेल्स जो होंगे प्रेजेंट होंगे। अब इन फैट सेल्स का बेसिकली काम क्या होता है, भाई हमारी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज का काम क्या है। चलिए अगर हम एनिमल्स की बात करें, बिकॉज हम अपनी बात कर नहीं रहे, हम तो एनिमल्स की बात भी कर रहे हैं। एनिमल्स के अंदर आपने देखा होगा स्पेसिफिकली बहुत सारे एनिमल्स जो पोलर एरियाज में रहते हैं उनकी स्किन पे एक थिक लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट होता है जिसको हम ब्लैबर बोलते हैं, जो उनको की बॉडी हीट को प्रिवेंट करता है लॉस होने से। यानी कि प्रिवेंट द लॉस ऑफ बॉडी हीट, ब्लैबर इज प्रेजेंट, जो क्या कर रहा है, उन्हें ठंड से प्रोटेक्ट कर रहा है। या अगर हम बात करते हैं, हम कभी खाना नहीं खाते, होता है कई बार हम लोग खाना नहीं खाते, फास्ट होता है इसलिए नहीं खा रहे हैं, या हमें टाइम नहीं मिला, हमारा स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए हम नहीं खा रहे हैं, या कई बार होता है कि हमें खाने का मन नहीं होता, खाना देख के भूख नहीं लगती। तो ऐसी कंडीशंस में क्या आता है, भाई वीकनेस नहीं आती, चक्कर खा के बेहोश नहीं होते, कोई भी एक टाइम का मील आप स्किप कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो क्या आते हैं फास्टिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा ऐसी कंडीशंस में भी वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अभी एनर्जी आई कहाँ से, तो बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर अगर आप कभी भी देखेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले जो यूटिलाइज होता है दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद में अगर बॉडी कुछ भी यूटिलाइज करती है तो वो होता है फैट, और फैट के बाद में हमारी बॉडी लास्ट में यूटिलाइज करती है प्रोटीन। तो भाई एक टाइम का मील आपने स्किप कर दिया, अगर आप एक दिन खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो यूटिलाइज होगा। बट इन केस अगर ये ऑलरेडी यूटिलाइज हो गया है तो उसके बाद हमारी बॉडी का जो फैट है वो वहां पे क्या होगा, यूटिलाइज होगा, ताकि हमें एनर्जी दिख सके। लेकिन अगर ये भी यूटिलाइज हो गया ना तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन तब आ जाती है जब सिर्फ प्रोटीन बचता है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन अगर यूटिलाइज हो गया तो पर्सन की बॉडी ऑलमोस्ट क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा यूज करने के लिए, उसको फूड चाहिए ही चाहिए, राइट। प्लस ये एडिपोज टिश्यूज किसकी तरह काम करता है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स में कुशन की तरह वर्क करता है, प्रोटेक्शन के लिए कुशनिंग एजेंट का काम करता है, ताकि क्या कर सके, कभी हम गिरे तो हमारे ऑर्गन डैमेज ना हो, तो ये कुशन का काम भी कर रहा है। क्लियर, सो दिस इज अबाउट द एडिपोज टिश्यूज, बट बिसाइड एडिपोज टिश्यूज ये और भी काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तीसरे तरीके की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे टेंडन्स। टेंडन्स की अगर हम बात करें तो भाई बोन टू मसल कनेक्शन,
हम किसकी बात कर रहे हैं? बोन टू मसल के कनेक्शन की बात करते हैं। वाइट फाइब्रस का बना हुआ होता है, इनइलास्टिक होता है, हमारी बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है। इसी तरीके से 4 हम बात करते हैं, दैट इज द लिगामेंट की। लिगामेंट जो होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन टू बोन कनेक्शन। जो हमारी बोन है वो एक बोन से दूसरी बोन पे जो अटैच हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लिगामेंट। अब कई बार आपने देखा होगा, हम किसी चीज पे चढ़े लटक जाते हैं, या कई बार हमारी बॉडी में लिगामेंट में पेन आता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। यानी एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट ये स्ट्रेन ला सकता है, यानी यह एक्सेसिव स्ट्रेचिंग जो होती है वो हार्मफुल होती है। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी की कोई डाउट्स है, किसी की कोई क्वेरीज है? राजविंदर, स्नेहा, कृतिका, गुरप्रीत, रोहित, मन्नत, अंजलि, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? नो यहाँ पे किसी की कोई डाउट्स नहीं है, कोई क्वेरीज नहीं है? ओके, सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। सो और इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। जब तक आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कीजिए, अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे।